मेरा नाम नेकुरा कुरोए है। विस्पर ऑफ नीको के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हेलियोस और कामी को उनकी पावर मिल गई थी। हेलियोस को ओशन की पावर मिली और कामी को हरक्यूलस ग्लव्स की ताकत। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। पहले हेलियोस से शुरू करते हैं। हेलियोस अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था, जहां वह पानी की देवी जूलिया के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। नीले जादुई अक्षर हवा में तैर रहे थे और पूरा कमरा समुंदर की खुशबू से भरा था। तभी किसी ने पीछे से कहा, कैसे हो हेलियोस? हेलियोस पीछे मुड़ा। वहां वेनिसा खड़ी थी, वही लड़की जिसे पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर कहा जाता था। हेलियोस ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और आज फिर मुझसे क्या काम है? वेनिसा बोली, चलो एक बैटल करते हैं। हेलियोस ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और वैसे भी तुम ये इस हफ्ते छठी बार कह रही हो। वेनिसा ने होंठ काटते हुए कहा, अरे चलो ना, मुझे बस देखना है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, प्लीज। पर हेलियोस के चेहरे पर बस वही शांति थी, जैसे उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। वह उठा और चुपचाप वहां से चला गया। वेनिसा बस उसे जाते हुए देखती रही। जब से हेलियोस को ओशन एलिमेंट मिला था, तब से वेनिसा के हाथों से स्कूल की सबसे ताकतवर का खिताब फिसल गया था। इसीलिए वो किसी भी तरह हेलियोस से लड़कर ये साबित करना चाहती थी कि वो अब भी सबसे मजबूत है। पर हेलियोस को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही संसार में खोया रहता, शांत पर गहराई से भरा हुआ। हेलियोस की बड़ी बहन रोजा उसकी बिल्कुल उलट थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी में कोल्ड प्रिंसेस के नाम से जानी जाती थी। अपने आइस पावर के दम पर उसने कई प्रोफेसरों को भी हरा दिया था। एक दिन स्कूल की टीचर ने रोजा को बुलवाया। रोजा ने आते ही कहा, मेरा नाम रोजा है, हेलियोस की बड़ी बहन, और मुझे नहीं लगता मेरे छोटे भाई ने कुछ गलत किया होगा। टीचर मुस्कुराई और बोली, आप सही कह रही हैं। हेलियोस बहुत सीधा साधा है और यही हमारी दिक्कत है। रोजा ने भौहें चढ़ाईं। मतलब टीचर बोली, वो इतना सीधा है कि बच्चे उसे बुली करते हैं और उसे लगता है कि वो उसके दोस्त हैं। उसे सही और गलत का फर्क समझ ही नहीं आता। रोजा ने हेलियोस की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता भी है बुली होने और दोस्तों के साथ खेलने में क्या फर्क होता है? फिर वो टीचर की ओर मुड़ी। टीचर, हेलियोस हमेशा से बीमार रहा है। लगभग 15 साल की उम्र तक तो ये अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाया था। अगर हमारे पास पैसे ना होते तो शायद ये कभी पढ़ भी नहीं पाता। इसकी शिक्षा घर से ही शुरू हुई थी। लेकिन मैजिक स्कूल की बात अलग है। पहली बार वो किसी स्कूल में गया है। इसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। टीचर ये सुनकर चौंक गई। 15 साल तक ये घर से बाहर नहीं निकला। आखिर हुआ क्या था उसे? रोजा ने गहरी सांस ली। हेलियोस के अंदर जन्म से ही माना की मात्रा बहुत ज्यादा थी, पर इसका शरीर उसे संभाल नहीं पाता था। इससे बुखार, उल्टियाँ, यहाँ तक कि खून की उल्टी भी होती थी। इससे पर सीलिंग मैजिक लगाना पड़ा, जो बहुत खतरनाक माना जाता है। फिर हमने इसके 15 साल पूरे होने का इंतजार किया। 2 साल लगे उसे माना पर नियंत्रण करना सीखने में। इसीलिए इसको नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है। टीचर ने धीरे से कहा, अब समझिए, ये किताबों में इतना खोया क्यों रहता है? मिस रोजा, कृपया उसे समझाइए कि उसे बाकी बच्चों के साथ खेलना, दौड़ना और जीना भी सीखना होगा। रोजा ने सिर झुकाया। मैं कोशिश करूंगी। शाम को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। हेलियोस के पिता कमिलियन एक बड़े व्यापारी थे। उसकी माँ सोफिया हमेशा अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। कमिलियन ने पूछा, रोसा, आज तुम हेलियोस के स्कूल गई थी, क्या बोली टीचर? सोफिया मुस्कुराई। मेरा बेटा तो एकदम भोला है। आखिर उसने क्या ही किया होगा? शायद स्कूल वाले अपनी मार्केटिंग के लिए बुला रहे हों। कमिलियन ने कहा, बस भी करो, तुम्हारे प्यार की वजह से ही तो ये इतना भोला है। रोजा, बताओ टीचर ने क्या कहा? रोजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा छोटा नवाब तो ये भी नहीं जानता कि बुली होने और दोस्तों के साथ खेलने में क्या अंतर होता है। हेलियोस ने धीमी आवाज में कहा, पर उन्होंने खुद कहा था कि वो मेरे साथ खेलेंगे। रोजा बोली, हाँ, जैसे कोई बच्चा खिलौने के साथ खेलकर उसे तोड़ देता है। हेलियोस चुप रह गया। सोफिया ने रोजा की बात काटी। चुप हो जाओ रोसा, मेरे भोले बेटे को डराओ मत। रोजा कुछ कहने ही वाली थी कि कमिलियन ने कहा, कोई बात नहीं, हेलियोस धीरे धीरे सब सीख जाएगा। पर रोजा को ये बात पसंद नहीं आई। वो गुस्से में उठी और बाहर चली गई। कमिलियन उसके पीछे गया। रोजा बालकनी में खड़ी थी। चांदनी उसकी बर्फ जैसी आंखों पर पड़ रही थी। कमिलियन पीछे से आया और बोला, क्या कर रही हो? किसी बॉयफ्रेंड को याद कर रही हो? रोजा हल्का मुस्कुराई।
नहीं पापा, मुझे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं। पर माँ हीलियोस को इतना बिगाड़ क्यों रही हैं? कमिलियन हंसते हुए बोला। तो क्या तुम हीलियोस से जलती हो? रोसा ने हल्का सा शर्माते हुए मुंह फेर लिया। कमिलियन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जब डॉक्टरों ने कहा था कि हीलियोस बच नहीं पाएगा, तब तुम्हारी माँ पूरी रात रोती थी। मैं कुछ नहीं कर पाया। अब जब वो ठीक है तो वो फिर से अपने अंदर की माँ को बाहर ला रही है। रोसा ने धीरे से कहा। मुझे सब पता है पापा, पर हर चीज की एक हद होती है। कमिलियन मुस्कुराया। माँ के प्यार की कोई हद नहीं होती मेरी बच्ची। अब चलो सो जाओ, कल तुम्हारा एग्जाम है। रोजा ने आसमान की ओर देखा, नीचे शहर की रोशनी। उसके बाद रोसा भी सोने चली गई। ये तो कहानी थी हेलियोस की। सुनकर लगा ना कि हेलियोस कितना भोला है, पर कामी, उसके परिवार वालों ने उसे अपना होने से ही मना कर दिया। तो फिर अब देखते हैं कि अब वो क्या करेगा। कामी के परिवार को पता चल गया कि उसे तलवार नहीं बल्कि लोहे के दस्ताने मिले हैं। पूरा परिवार गुस्से में फट पड़ा। उसके दादाजी चिल्लाते हुए बोले, कामी, ये क्या है? तुम हमारे परिवार के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे हाथों में तलवार होनी चाहिए, दस्ताने नहीं। कामी ने शांत रहकर जवाब दिया। तो क्या हुआ कि मुझे तलवार नहीं मिली? मैं अभी भी आप सबको हरा सकता हूँ। अपनी ताकत साबित करने के लिए मुझे किसी खास हथियार की जरूरत नहीं। वही बात एक फैमिली हेड की। आज दादाजी यहाँ हैं, पर आने वाले फैसले एल्डर्स और समझदार लोग ही लेंगे। पूरा परिवार चुप हो गया। कहीं ना कहीं कामी की बातों में सच्चाई थी। दादाजी थोड़े शांत होते हुए बोले, कामी, तुम्हारे अंदर सारी खूबियां हैं एक फैमिली के हेड बनने की, पर यह रियोक्स्टसो परिवार का नियम है। जिसके पास तलवार नहीं, उसका हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं। कामी ने बस सुनते हुए कहा, मुझे अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं। फिर उसने अपना नाम छोड़ दिया। उसका मन एक नई राह की तरफ खींचने लगा। जैसे ही कामी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, एक आवाज आई। कहाँ जा रहे हो कामी? वह रुक गया। वह उसकी माँ की आवाज थी। एक हादसे की वजह से वह दूर थीं और उनका दिल कामी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। उसकी माँ ने हल्की उदासी के साथ कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? कामी चुप रहा। तभी उसका छोटा भाई थोड़ी हिम्मत करके बोला, मम्मी, भैया हमारी फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं। कामी की आंखों में आंसू आ गए, पर माँ की बात ने उसके अंदर एक अजीब जुनून जगा दिया। उसकी माँ ने प्यार और गुस्से के मिश्रित स्वर में कहा, कामी, वादा करो कि मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। तुम्हारे पिता भी कबीले से दूर रहकर अपनी अलग इज्जत बनाए थे। वादा करो कि जो इज्जत तुम्हारे पिता ने पाई, तुम उससे भी बड़ा नाम बनाओगे। कामी ने अपनी छाती पर जोरदार मुक्का मारा और बोला, माँ, आपकी बातें सही हैं। मैं अपनी राह खुद चुनूंगा और अपनी ताकत से दुनिया को दिखाऊंगा। एक मुस्कान के साथ कामी नए सफर पर निकल पड़ा। एक ऐसे सफर पर जहां उसकी पहचान, उसकी ताकत और उसकी इरादा ही उसका तलवार थे। जैसे ही कामी घर छोड़ने वाला था, उसका बड़ा भाई उसे पीछे खींचता है। तू कहीं नहीं जा रहा है। दादाजी तुरंत चिल्लाए, गिल्दास, इसका क्या मतलब है? कमी के पास तलवार नहीं है, वह अब हमारे परिवार में नहीं रह सकता। गिल्दास ने शांत स्वर में कहा, मैं सारे नियम जानता हूँ, मगर क्या कोई ये गारंटी दे सकता है कि कामी आगे जाकर हमारी सदियों पुरानी सोर्ड्समैन तकनीक को लीक नहीं करेगा? पूरा परिवार सन्न रह गया। अब सब जानते थे कि कामी असाधारण है और सही इस्तेमाल किया जाए तो वह किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। दादाजी ने गंभीर होकर कहा, इसमें दम है। लगभग 10 से ज्यादा दुश्मन परिवार हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अगर कामी परिवार छोड़ देता है तो वे जरूर उसके पीछे आएंगे, प्यार से या मार से। कभी कभी कामी अपनी ताकत से उनको मार देगा या बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। गिल्दास ने जोड़ा, या फिर इसे परिवार से निकाल दिए जाने पर गुस्से में सीधे दुश्मन के साथ मिल जाएगा। और हाँ, कामी के पास कोई आम दस्ताने नहीं है, सीधे एक गॉड टियर रैंक का वेपन है। यह हमारे किसी काम आ सकता है, एक बैकअप प्लान के तौर पर। कुछ एल्डर्स को यह पसंद नहीं आया कि कामी को एक और मौका मिले, क्योंकि उसी नियम की वजह से उन्होंने अपने करीबी लोगों को दूर होते हुए देखा था। दादाजी ने लंबी सांस ली और कहा, कामी अब से मेरा उत्तराधिकारी नहीं रहा और अब यह नियम भी हटा दिया जाता है। रियोक्त्सो परिवार में हर प्रकार के वेपन यूजर का स्वागत है, पर हेड की कुर्सी पर सिर्फ एक असली सोर्ड्समैन ही बैठ सकेगा। पूरा परिवार राहत और खुशी के भाव से भर गया। अब वे अपनी ताकत और साथी चुन सकते थे। शाम को गिल्दास और कामी बाइक पर राइडिंग कर रहे थे। कामी ने कहा, धन्यवाद भैया, आपने बचा लिया। गिल्दास मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं,
तूने सही किया कि मुझे कॉल किया था। अगर गलती से किसी और को कॉल कर लिया होता तो अब तू बाइक पर नहीं किसी फुटपाथ पर होते। दोनों भाई हंसते हुए राइड का मजा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद वे नदी किनारे बैठ गए और आराम कर रहे थे। कामी ने कहा, ये अनएक्सपेक्टेड था कि दादाजी ने नियम हटा दिया। गिलदास ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर एक नया नियम भी बना। अब सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन ही हेड की कुर्सी पर बैठ सकता है। कामी ने सोचा, पर भैया, अगर हमारे परिवार में कोई स्वॉर्ड्समैन ही ना आए। गिलदास ने हल्की माफी के साथ कहा, हाँ, बात तो सही है, पर रेयोक्त्सो परिवार कुछ न कुछ तो देख ही लेगा। मेरे ख्याल से अगर कोई स्वॉर्ड मास्टर नहीं आता तो शायद उस समय जो हेड होगा वह किसी दूसरे वेपन यूजर को संभालेगा, या फिर कहेगा जब तक कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं आता तब तक एल्डर्स ही फैसला लेंगे। कामी ने हल्का हंसते हुए कहा, तो फिर ज्यादा लोग ज्यादा अच्छे फैसले लेंगे। गिलदास बोला, कौन जाने क्या होगा। कामी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और भैया तुम्हें पता है, मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आई है, यूरी चान। गिलदास ने चौंकते हुए पूछा, यूरी, ये कौन है? तेरे को वहां पढ़ने भेजा गया था या आशिकी करने के लिए? कामी ने मासूम अंदाज में कहा, एक बार देखो तो मेरे लिए एकदम पर्फ। तभी कामी ने दूर देखा। यूरी वहीं दूसरी ओर बैठी रो रही थी। कामी ने ग्लव्स समन किए और हवा में छलांग लगाकर यूरी के पास पहुंच गया। गिलदास ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे पागल आशिक। कामी ने उसका चेहरा उठाया और पूछा, क्या हुआ यूरी, तुम क्यों रो रही हो? यूरी ने धीरे से कहा, कामी, मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई स्पीयर नहीं है। अब मैं क्या करूं? कामी की आंखें फैल गईं। यूरी तो लांसर परिवार की थी जो सदियों से रेयोक्त्सो का दुश्मन रहा। गिलदास ने हल्की हंसी के साथ कहा, लांसर, हाँ, अगर दादाजी को पता चला तो कामी पहले तेरी गर्दन उड़ेगी और शायद इस लड़की को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्यूट भी है। यूरी डर गई, कौन है ये? पर कामी के दिल में कोई डर नहीं था। उसने सोचा, ये वही लड़की है जिसे मैं अब अपना दिल दे चुका हूँ।